तो आज हम समुद्री संसाधन एवं उसके उपयोग पे चर्चा करेंगे। ठीक है, समुद्री संसाधन एवं उसके उपयोग, ये हमारा टॉपिक होगा। देखिए, समुद्री संसाधन होता क्या है ये जानने से पहले देख लेते हैं संसाधन क्या होता है। तो संसाधन, जिमरमैन एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने एक बात कही थी, छोटी सी लाइन में उन्होंने अपनी बात कही थी कि संसाधन क्या होता है। संसाधन के बारे में उन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं अपने विकास में, वो संसाधन है। अर्थात जब तक हम किसी वस्तु का उपयोग करना नहीं सीख जाते हैं या उसकी महत्ता को नहीं समझते हैं, तब तक वो हमारे लिए क्या है? न्यूट्रल स्टफ है, यानी तुच्छ पदार्थ है, बेकार का पदार्थ है, वो किसी काम का नहीं है, वो संसाधन नहीं हो सकता है। संसाधन तो वो तब बनेगा जब हम उसका उपयोग करना सीख जाएं और वो हमारे विकास में सहयोगपूर्ण भूमिका निभाने लगे। जैसे अब पाषाण काल भी पढ़ते हैं, पाषाण काल में पत्थर भी संसाधन के रूप में जाने जाते थे और आज भी संसाधन है। उस समय अगर किसी को इतना बड़ा कोई लोहे का टुकड़ा दे दिया जाता तो उसका कोई मतलब नहीं था, वो भी उसे पत्थर ही समझते। पत्थरों को वो संसाधन मानते थे, अपना महत्वपूर्ण संसाधन मानते थे। किस रूप में? उनका हथियार बनाते थे, लड़ाई करते थे, शिकार को मारते थे। तो शिकार करने के लिए वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। तो पत्थर उस समय उनके लिए क्या था? संसाधन था। लेकिन वो प्लास्टिक से परिचित नहीं थे। प्लास्टिक मतलब उनके लिए बेकार की चीज़ है। आज भी किसी आदिवासी के लिए जाइए आप और कोई मॉडर्न चीज़ दीजिए, उसके हाथ में उठा के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी महत्ता को नहीं समझ रहा है। आज आप मोबाइल फ़ोन लेकर जाएं, एंड्रॉयड फ़ोन, आप चाहे वन प्लस हो या आईफोन हो या फिर कोई भी, और जा कर के किसी आदिवासी को दे दीजिए, तो वो क्या करेगा? उसका तोड़ेगा, मरोड़ेगा, देखेगा इसमें क्या है, उठा के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि वो उस संसाधन की उपयोगिता नहीं समझ रहा है, उसको नहीं पता है कि इसका यूज कैसे करना है, ये हमारे लिए कितना सहयोगपूर्ण होगा। तो वो उसके लिए क्या है? न्यूट्रल स्टफ्स है, तुच्छ पदार्थ है, किसी काम का नहीं है वो। वहीं पे वो छोटे छोटे जानवरों के दांत का माला बना के पहनते हैं, आप हीरे से गढ़े हुए नेकलेस को ले जा कर के दे दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है उनके लिए। भले ही आपका ये 9 लखा हार हो, लेकिन जो सीप और मोती इन सब से जो वो अपना माला बनाते हैं, उसकी महत्ता उनके लिए अलग है, वो उनके लिए संसाधन है। और आपके लिए वो समुद्र का एकमात्र क्या है? अवसाद है, जो कि तट पे पड़ा हुआ है, आप पैरों से कुचल के आ जाते हो, वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपके लिए महत्व रखता है। तो संसाधन, कोई भी वस्तु या पदार्थ तभी संसाधन बन जाता है जब आप उसका उपयोग करना सीख जाते हैं। एक एग्जाम्पल और, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई कीमती पत्थर आपके पैरों में टकरा जाए, आप उठा के उसको फेंक देंगे, क्योंकि वो आपके पैरों में टकराया, वो रोड पे पड़ा हुआ एक पत्थर है, किसी काम का नहीं है, वो तुच्छ पदार्थ है, न्यूट्रल स्टेप्स है, आपने उसे उठाकर फेंक दिया। आपके जस्ट पीछे कोई सुनार जा रहा है, उसने उस पत्थर को देखा और उठा के झोले में डाल लिया और ले करके गया जब वो अपनी शॉप पे, तो उसको बढ़िया से उसका मरम्मत करके और उसको एक जवाहरात का रूप दिया और उसको लाखों करोड़ों में उसने बेचा।
आपने उस पत्थर को पहचाना नहीं, इसलिए वो आपके लिए क्या था, पत्थर था जो पैरों में ठोकर लगने के काम आ रहा था। पर वो सुनार ने उस पत्थर की विशेषता को समझा, उसके लिए वो संसाधन था, और वो जा करके उसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया और करोड़पति हो गया। तो अर्थात जो संसाधन है ये होते नहीं है पहले से, दरअसल इनकी उपयोगिता जब आप समझते हैं तो उसी समय संसाधन के रूप में ये बन जाते हैं। तो ये परिभाषा जीमरमैन की है, कभी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, जीमरमैन, इन्होंने ये बात कही थी। तो बात समझ में आ गई कि संसाधन क्या है। संसाधन का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसकी हम उपयोगिता समझते हों, जिसकी महत्ता को हम समझ रहे हों, और हम अपने विकास में या मानवीय विकास में जो सहयोगपूर्ण भूमिका निभा सके, जो यूजफुल हो, उसे क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे, रिसोर्सेस। अब हम समुद्री संसाधन की बात करें तो समुद्री संसाधन हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है ये जान लेते हैं। हम आखिर समुद्री संसाधन पे क्यों चर्चा कर रहे हैं। दरअसल बात क्या है कि स्थल भाग पे, चूँकि जो 29% भाग है लगभग पूरी पृथ्वी का, और महासागर चूँकि लगभग 71% भाग पर फैले हुए हैं, स्थल भाग के जितने भी संसाधन हैं, आज का आधुनिक मानव लगभग सभी संसाधनों को पहचान चुका है और सबका इस्तेमाल कर रहा है। जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई, हमारी आवश्यकता इतनी ज़्यादा हो गई कि हम पृथ्वी के किसी भी संसाधन को छोड़े नहीं, सबका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ये तो काफ़ी समय बाद हमें समझ में आया कि जो पृथ्वी पर जो संसाधन हैं इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, इनकी एक लिमिट्स है, उससे ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। तो जो स्थल पे जो संसाधन हैं, स्थलीय संसाधन की कुछ सीमाएं भी हैं, स्थलीय संसाधन की सीमाएं क्या सीमाएं हैं, जैसे ये सीमित मात्रा में है, इसका मतलब हुआ कि आज नहीं तो ये कल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में ये सवाल आया कि भाई हम संसाधनों का इस्तेमाल करने लगे और हमारी आवश्यकताओं को वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगर स्थल भाग के संसाधन खत्म हो गए तो क्या करेंगे हम। सीमित मात्रा में है, सिकुड़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं ये, क्योंकि इनका उपयोग बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है इनका उपयोग बहुत तेजी से बढ़ना, ये अगर सीमित होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो क्यों, तो जनसंख्या का दबाव। हमारी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, और इस कदर दोहन कर रहे हैं कि क्या कर दे रहे हैं, उनको सीमित कर दे रहे हैं। दूसरी बात कि जो स्थल के संसाधन हैं वो क्या हैं, अनवीकरणीय हैं। इसका मतलब हो गया कि ये समाप्त होंगे, समाप्त योग्य हैं, एक बार इस्तेमाल किए उसके बाद भूल ही जाओ, दोबारा नहीं मिलने वाले हैं ये। तीसरी समस्या क्या है कि शुरुआत में हमें लगा कि ये संसाधन बाप की बपौती है, जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल करो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तब थोड़े लोग थे। अब जबकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो अब इसके इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी कि किसी भी संसाधन को बहुत हिसाब से इस्तेमाल करो। आज प्राइम मिनिस्टर भी देश के खड़े होकर ये बात कहते हैं कि भाई बाथरूम में बाल्टी उल्टी करके ना रखो। बहुत से लोग करते क्या हैं, प्रधानमंत्री जी ने ये बात बताई, उन्होंने कहा कि जल संसाधन को बचाइए। कैसे, एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि कुछ लोग अलार्म के तौर पे कि जब सुबह पानी आएगा तो उल्टी बाल्टी रखी रहेगी, नल खुला रहेगा, तो पानी उस पर गिरेगा तो आवाज़ करेगा और हम उठ जाएंगे। मैं भी जानता हूँ ऐसे लोगों को जो इस तरीके को अपनाते हैं,
तो मेरी भी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस तरीके को ना अपनाएं। जल संसाधन है उसको बचाइए, बड़ा महंगा पानी है, ठीक है। तो ये अब समझ में आया कि जल संसाधन है और ये ख़त्म हो रहा है जब हम 20 रुपये लीटर रोड पे पानी खरीदना शुरू कर दिए तब। इससे पहले समझ में नहीं था ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि तब लग रहा था कि बहुत है, सब हमारे लिए ही है, पिताजी छोड़ कर गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, लिमिट है, सीमित मात्रा में है, सही से इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, क्योंकि वो समाप्त होने के योग्य हैं, वो समाप्त हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। तीसरी सीमा इसकी क्या थी? ये सारे कारक हमको मजबूर करेंगे कि हम संसाधन की खोज में आगे बढ़ें कहीं, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तीसरा था प्रदूषण, संसाधनों का प्रदूषण। हम कर क्या रहे थे? संसाधन का दोहन नहीं कर रहे थे, उसका सत्यानाश कर रहे थे। अब तक पता लगा कि कोयले की खदान में आप जाएं, जो आसपास कहीं अगर आपको मौका मिले तो, जो माइनिंग एरिया है वहाँ पे आप देखेंगे क्या कि अगर 10 टन कोयला निकाल के ट्रांसपोर्ट किया गया है तो आपको 2-3 टन कोयला आसपास के क्षेत्रों में बिखरा हुआ मिलेगा, ऐसे खुले में पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि कोयले के एक निश्चित टुकड़े को ही लोग उठाते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े हो जाते हैं उनका क्या, जो चूर्ण बन जाते हैं उनका क्या होता है? वो भी तो कोयला ही है, उनकी भी प्रवृत्ति है देर तक जलने की, लेकिन वो छोटे आकार के हैं इसलिए उनको कोई भाव ही नहीं दे रहा है। तो वो कर क्या रहे हैं? आसपास की मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं, खुद तो प्रदूषित हो ही गए हैं, आसपास के क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं वो। ठीक इसी तरीके से और भी ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं। आप जल प्रदूषण ही देख लो, ये भी तो एक संसाधन ही है, और जल संसाधन बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, जल ही जीवन है। इसका प्रदूषण देख लो किस लेवल पे हो रहा है। तो ये प्रदूषण, जो संसाधनों का प्रदूषण हो रहा है, जो कि मानव ही कर रहा है। इन 3 कारकों को ध्यान में जब मानव ने रखा है कि यार ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, तो जब आज के 4-6-10 साल 50 साल बाद ये संसाधन खत्म हो जाएंगे, या फिर जब हमारी पहुंच नहीं रह जाएगी या हमको ये नहीं मिलेंगे, तो फिर हमारा विकास क्या होगा? फिर से क्या हम पाषाण युग वाली परंपरा अपनाएंगे या फिर टेक्नोलॉजी वाली? तब ये हुआ कि नहीं, हम तकनीकी का विकास करें, और तकनीकी का विकास करने के बाद हम संसाधनों की खोज करें। और खोज करने के लिए कौन सा क्षेत्र बचा है? पृथ्वी के स्थल भाग को तो एक कोना कोना आपने घूम लिया, अब बचा है महासागर, समुद्र, ठीक है। अब महासागरों में आप जाइए और संसाधनों को ढूंढिए, क्योंकि मानव को इतना तो पता है कि अगर 29% भाग पे इतने संसाधन हैं, तो फिर 71% भाग पे कितने संसाधन होंगे? इसी की खोज में मानो समुद्र की ओर हाथ आगे बढ़ाया, समुद्री संसाधन को ढूंढने के लिए। और आज बड़े पैमाने पे समुद्र में हम उसके संसाधनों का दोहन शुरू करने की एकदम तैयारी पे हैं, और शुरुआत कर भी चुके हैं। जैसे जैविक संसाधन, मोती, मछली उत्पादन, मोती उत्पादन, सीप उत्पादन, इन सब की खेती शुरू कर दी है, जिसे एक्वाकल्चर के नाम से जानते हैं आप लोग। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ISA, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल प्राधिकरण, वो भी अलग अलग देशों को अब ठेका दे रही है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दे रही है कि भाई आप समुद्र के जो खुला सागर है, आप वहाँ खुले सागर में जाइए और संसाधन का दोहन कीजिए। फायदे के तौर पे कुछ संसाधन आप संयुक्त राष्ट्र को दीजिए, कुछ अपने पास रखिए। इस तरह से वो क्षेत्र आवंटित कर रही है। जैसे कि भारत को डियो गार्सिया के पास में 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दिया गया है हिंद महासागर में संसाधन का दोहन करने के लिए, और ये कहा गया है कि आप 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अपने पास रखिए जिसमें संसाधन है, बाकी क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र को आप वापस कर देंगे।
अब ऐसा क्यों किया भारत के साथ ही? क्योंकि भारत जो समुद्री निवेश है उसमें निवेश करने वाला प्रमुख देश रहा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय इस संस्था ने भारत को इतना क्षेत्र आवंटित किया है। तो अब कुल मिलाकर के दुनिया के सभी देश किधर की तरफ मुड़ रहे हैं? अब जो तकनीकी मानव है ये समुद्रों के अंदर जा रहा है संसाधन खोजने के लिए। तो ये जो सवाल है कि हम समुद्र की ओर संसाधन के लिए क्यों आगे बढ़ रहे हैं, तो कारण आपके सामने है कि इतनी समस्याएं हमारे पास हैं, और इन समस्याओं को जन्म दिया किसने? मानव ने ही दिया है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में इन्हीं संसाधनों पे बात करेंगे कि समुद्रों में जो संसाधन पाए जाते हैं वो कैसे संसाधन है, किस तरह के संसाधन हैं, और उनका हम जो उपयोग कर रहे हैं कैसे उपयोग कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऊर्जा संसाधन की बात करें, इस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप लेक्चर ही सुन लीजिए। अगर ऊर्जा संसाधन की बात की जाए तो जो स्थल भाग पे कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सब की क्या स्थिति है? आप सब जानते हैं कि ऊर्जा संकट, पेपर में हर दिन कोई ना कोई एक हेडिंग आपको मिल जाती है ऊर्जा संकट से संबंधित। कभी तेल की कमी है तो कोई पेट्रोल की कमी है, तो कभी गैस की कमी है, तो कभी कोयला की कमी है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी रहती है। महासागरों में बहुत ऊर्जा है, जैसे ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, लहर ऊर्जा है, तो ओटेक ऊर्जा है। इस तरह की जो ऊर्जा है ये सब कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है महासागरों में, यानी ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। अगर ये कभी खत्म नहीं होंगी तो अगर इनका हम दोहन करने का एक अच्छी तकनीकी विकसित कर लिए जो कि सस्ती हो, नहीं पता लगे कि जितने का संसाधन नहीं है उससे ज़्यादा का उसको दोहन करने का खर्चा आ जाए, और आज यही स्थिति है। तो अगर हम इनका दोहन एक सही तकनीकी से कर लें तो उम्मीद है कि कभी ऊर्जा की कमी नहीं महसूस होगी किसी को, क्योंकि जब तक महासागर रहेंगे तब तक ये ऊर्जा रहेगी, और जब तक महासागर कब तक रहेंगे? जब तक पृथ्वी है, सूर्य है, चांद है, तब तक। तो महासागर की जब तक रहेगा तब तक ये ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, अगर हम इसका उपयोग करना सीख लें। और उपयोग करना सीखे भी हैं, लेकिन अभी हम तकनीकियों का उतना उच्च स्तर पे तकनीकों का विकास नहीं कर पाए हैं जो सस्ते में ज़्यादा लाभ दे सकें। ठीक है, तो देखते हैं कि समुद्री संसाधन कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं। देखिए, संसाधन समुद्रों में जो पाए जाते हैं वो अथाह मात्रा में। हिंदू परंपरा में कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियाँ ऐसी मिलती हैं, जैसे समुद्र मंथन की बात अक्सर आप जानते होंगे और सुनाई भी देता है, और जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें ये बात सुनने को मिलती हैं कि समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन जो हुआ था उस समय बहुत संसाधन समुद्रों से निकले थे। तो वो कहानियाँ बताती हैं कि समुद्रों का अगर मंथन किया जाए, मंथन का मतलब कि उनका अन्वेषण किया जाए, समुद्रों में खोजबीन की जाए, तो बहुत संसाधन उपलब्ध होंगे। और आज ये सत्यता दिखाई भी दे रही है कि नहीं, संसाधन हैं। ठीक है, तो ये आप जान गए कि स्थल भाग के सभी संसाधनों को मानव पहचान चुका है और सबका दोहन भी कर रहा है। लेकिन इसी दौरान मानव को ये पता चल गया कि इस संसाधन की जो स्थल पे संसाधन है इसकी कुछ सीमाएं हैं, और इन सीमाओं के कारण ये ज़्यादा समय तक हमारा साथ नहीं दे पाएंगे। इसी के लिए हमें क्या करना होगा? किसी दूसरे सोर्स की ओर आगे बढ़ना होगा जिसके पास बहुत सारा संसाधन हो और हम उस संसाधनों को प्राप्त कर सकें।
तो ऐसा क्षेत्र कौन सा मिला? समुद्र मिले। तो महासागरों की ओर हम बढ़े। अब देखते हैं कि महासागरों में संसाधन कितने प्रकार के, कौन कौन से संसाधन हैं जो महत्वपूर्ण हैं और प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो महासागरों में दो तरह के संसाधन मिलेंगे। एक तो अजैविक, ये क्लासिफिकेशन है, मेंस आंसर राइटिंग में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप क्लासिफिकेशन का ना एक स्केच बना के रखें। जो भी चीज़ें क्लासिफिकेशन पे डिपेंड होती हैं, जिसमें आप स्केच बना के रखें तो उसको एक्सप्लेन करने में वक्त नहीं लगता है। अगर आपके पास समय कम है तो पूरा का पूरा एक हेडिंग और सब हेडिंग डाल करके आप काम चला सकते हो, कुछ नंबर तो मिलना तय है। जहाँ आप आंसर बिल्कुल नहीं लिखने की स्थिति में हैं, वहाँ पे अगर आप इस तरह की स्केच बना के रखते हैं क्लासिफिकेशन का बढ़िया, तो भी कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाता है। अजैविक संसाधन या अबायोटिक, इसी को नॉन लिविंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि कुछ ऐसे संसाधन भी हैं समुद्रों में जो कैसे हैं, अजैविक हैं, नॉन लिविंग हैं, यानी जो जीवित नहीं हैं। ठीक है, निर्जीव जो हैं। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कैसे हैं, जैविक हैं, लिविंग हैं। लिविंग का मतलब हो गया जीवित हैं, बायोटिक हैं। ठीक है, लिविंग और बायोटिक सेम चीज है, ये है। अजैविक में जो निर्जीव हैं उसमें जब आप देखेंगे तो दो तरह के संसाधन मिलेंगे। एक तो खनिज है, खनिज संसाधन, मिनरल्स रिसोर्सेज, खनिज संसाधन। दूसरा जो हमें प्राप्त होता है वो ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन को भी दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। तो आपके मन में सवाल एक उठ रहा होगा, बायोटिक यानी जैविक ऊर्जा, कैसी ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, और दूसरा एबायोटिक यानी अजैविक ऊर्जा। ये बात तो ठीक है। देखिए यहाँ पे हम अजैविक पढ़ रहे हैं, फिर आप सोच रहे होंगे कि तो यहाँ पे जैविक शब्द मैंने क्यों लिख दिया। देखिए यहाँ पे जो जैविक शब्द लिखा गया है वो इस संदर्भ में नहीं कि ये ऊर्जा स्रोत क्या है, जीवित है, बल्कि इस संदर्भ में लिखा गया है कि ये जीवित वस्तुओं से या जीवित जीवों से ये ऊर्जा हुआ है। इसी के आगे एक अक्षर और लिख दीजिए, ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पे ये जैविक संसाधन है, उत्पत्ति के आधार पे ये जैविक ऊर्जा संसाधन कहे जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इन सब का निर्माण कैसे हुआ होगा भाई, किसी जैविक संसाधन के दबने से हुआ है। तो जो पेट्रोलियम है, अब सबको कुछ ना कुछ तो इसके बारे में पता ही होगा कि पेट्रोल का निर्माण या प्राकृतिक गैस का निर्माण ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर भारी मात्रा में जैविक अवशेष जमीन के अंदर अवतलन या फिर भ्रंशन या किसी भी कारण से प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बहुत गहराई में दब जाते हैं, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में वो लाखों करोड़ों वर्ष तक जब पड़े रहते हैं, तब पेट्रोल या ऑयल या फिर पेट्रोलियम और ये जो प्राकृतिक गैस है इनका निर्माण होता है। तो ये जैविक रूप से, यानी ये जो जैविक ऊर्जा है ये ओरिजिन के आधार पे जैविक है, ना कि वर्तमान में ये जिंदा है, जीवित नहीं है, लेकिन ये जैविक पदार्थों से बने हैं, इसलिए इनको जैविक ऊर्जा कहा गया। ठीक है, अब आते हैं, अब इसका मैं और आगे अभी क्लासिफिकेशन करेंगे।
ऐसे जैविक या बायोटिक को भी हम डिवाइड कर लेंगे। जैविक में वो चीज़ें आती हैं, वो संसाधन आएंगे जो जिंदा होंगे, जिनको लगाने से उंगली भागते होती, जैसे मछली, जैसे मोती, जैसे पौधे हैं जो समुद्री पौधे, खासकर समुद्री जो औषधीय पौधे होते हैं उनकी बातें होंगी यहाँ। मैं औषधि पौधे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पौधे तो समुद्रों में बहुत हैं, लेकिन हम उन पौधों की यहाँ बात कर रहे हैं। मैंने संसाधन में ही आपको बता दिया कि संसाधन हुए हैं जिनका हम प्रयोग सीख गए हैं, जिनकी महत्ता समझ गए हैं। तो समुद्रों में ऐसे अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जो जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, वो जो औषधि के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, दवा के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, ऐसे पौधे प्राप्त होते हैं। मोती यानी पर्ल, फिश, ये सब क्या है? जीवित संसाधन है। मछली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है आपकी। मोती व्यापार के लिए तमाम मैरीन प्रोटेक्ट एरिया बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे इनको जैविक पदार्थों को क्या दिया जा रहा है? संरक्षण दिया जा रहा है, जैविक संसाधन को। एक्वा कल्चर किया जा रहा है। एक्वा कल्चर में क्या करते हैं हम? इन्हीं सब का तो उत्पादन कर रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है, और इस क्लासिफिकेशन को हम अगली क्लास में और आगे तक ले जाएंगे।